द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल हमने चर्चा की थी 6 शेयरों पर। 3 बैंकिंग सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग शेयर थे 3, और 3 आईटी सेक्टर की टॉप कंपनियां थी। उन पर काफ़ी गहन चर्चा की गई, बाकी हर पहलू पर विचार किया गया। ये विश्लेषण था मेरा, कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से देख लें। इन शेयरों ने ये अलार्म जरूर दे दिया है कि दे आर गोइंग टू बी तेज होने जा रहे हैं। ये शेयर क्रम चालू है, आज भी आईटी शेयर तेज हैं। और दूसरा क्रम, ये अलार्म ये भी आया है कि अमेरिका के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था वो कमज़ोर पड़ गया है। अनएम्प्लॉयड की संख्या बढ़ती जाएगी, इकोनॉमी में डिप्रेशन आ रहा है, और उसके कारण ये खबर है, बाजार ये आशा कर रहा है। और आशा क्या, मैं पहले कह चुका हूँ ये बात, तो सितंबर में ही घटानी पड़ेगी ब्याज की रेट, क्योंकि उसके बाद चुनाव है। और चुनाव के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाएगी, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडेन साहब हैं, उन बाइडेन साहब को जवाब देना पड़ेगा अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो ऐसे कैसी हुई इन हालात में। तो कुछ आर्थिक स्थिति को सुधारना आवश्यक है, मतलब। और इंटरेस्ट रेट और कोरोना, ये 2 चीजें थी। कोरोना के कारण इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन के कारण ब्याज की रेट बढ़ानी पड़ी, ब्याज की रेटों के कारण अमेरिकन इकोनॉमी डिप्रेशन में आई। तो ये तो रही आईटी सेक्टर की बात। जैसे ही ब्याज की रेट घटेंगी या घटने से पहले ही, क्योंकि बाजार एडवांस चलता है हमेशा। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी जो इंडियन इकोनॉमी में अपसर्ज है, 5% अगर जीडीपी होता है तो 10% बैंकिंग ग्रोथ आएगी, और 8% होता है तो 20% ग्रोथ आएगी। एक ये निश्चित मापदंड है करीब करीब बाजार के। बैंकिंग सेक्टर में 20% एवरेज ग्रोथ आके रहेगी, मतलब इनमें अच्छे शेयरों में। आप इक्विटास की बात करें, बंधन बैंक की बात करें, यस बैंक की बात करें, उस बारे में कोई बात नहीं करें। जो टॉप रैंकिंग वेल मैनेज फर्स्ट क्लास मैनेजमेंट है उनकी बात करता हूँ। तो बात इनकी ये बात रही। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरी बात अब बाजार की करते हैं। बाजार में कुछ शेयरों में जो तूफान है वो थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। और हालात ये है, लाइक कैट एंड माउस दे आर रेसिंग। अब परिणाम क्या होंगे ये कुछ पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह देता हूं कि जितने भी शेयर बढ़ रहे हैं उसमें से 70-80% शेयर अपने वर्थ से, अपने मेरिट के कारण, अपने ग्रोथ रेट के कारण, गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण बढ़ रहे हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस शेयर को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन से पहले आप क्या देखते हैं उसमें। क्या आपने ग्रोथ रेट को चेक किया, क्या प्रोडक्ट क्वालिटी चेक किया, कंपनी की कॉम्पिटेंस चेक की, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस चेक की, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया, और कंपनी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी चेक की, डिमांड ग्रोथ को चेक किया है, ये और बहुत सी चीजें, कंपनी के जो कैपेक्स प्लान है उनको चेक किया आपने, है कि ना। कंपनी का पी रेशियो चेक किया, सेक्टर का पी रेशियो चेक किया, और जो दूसरे पीयर्स हैं उनसे मिलान किया कि भाई इसमें क्या खास बात है। ये सारी चीजें चेक कर लीजिए आप मैनेज कोई भी शेयर खरीदने से पहले। और एक अच्छा जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो यही सारी चीजें चेक करता है। और है क्या कंपनी में, किसी भी कंपनी में, और है क्या, वो एक अलग बात है। मैनेजमेंट ने जो कुछ चीजें दिखाई हो उसमें वो फर्जी बैलेंस शीट बना दी हो, वो एक अलग बात है, उसका मैं कह नहीं सकता। उसमें तो हम भी लपेट में आ जाते हैं भाई, लेकिन हम उस बैलेंस शीट के फर्जीवाड़े को पकड़ लेते हैं, किसी न किसी तरह क्रॉस टैली करके किसी न किसी तरह पकड़ते हैं। हम छोड़ते नहीं उसको, क्योंकि जब तक हमारी समझ में क्लैरिटी नहीं आती, टिल देन हमारा अध्ययन चालू रहता है, रिसर्च चालू रहती है उस पर। तो अंडर दिस अब आज आते हैं हम काय पे चर्चा करें। आज का चर्चा है 5 ऐसे 5 स्टार शेयर हैं जो ना थकने का नाम ले रहे हैं, ना थकेंगे, और ना किसी को लूटेंगे। पैसा देंगे, दिया है और देंगे। उन शेयरों की चर्चा कर, कोई धोखा नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा। शानदार है, शानदार प्रोडक्ट है, और ऐसा मैनेजमेंट है जो दुनिया में नहीं है उनका तगड़ा मैनेजमेंट।
नरेंद्र भाई मोदी 234 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं। उन 234 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज के सीईओ जान लीजिए आप, ओवरऑल सीईओ ये हैं, ही इज मेंटर ऑफ ऑल दीज कंपनीज। उन सब का रिवाइवल कर दिया है, जो मरी पड़ी थी। उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन सारी का मिला करके 10-12 करोड़ रुपए गया था, उसको 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर दिया इन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप मजगांव को ले लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ले लीजिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लीजिए, कोचिन रिफाइनरी को ले लीजिए, कोचिन मतलब शिपयार्ड को ले लीजिए, गार्डन रीच शिपयार्ड को ले लीजिए, ये जितने भी डिफेंस के पीएसयूज हैं, सोना उगल रहे हैं भाई। वही देश है, वही सरकार है जो लोकतंत्र के अंतर्गत गठी हुई। सरकार के हेड बदल गए, सरकार की पार्टी बदल गई, लेकिन जो शासन प्रणाली है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न है। वित्तीय जो स्थितियां हैं वो वित्तीय मानदंडों पर मैनेज्ड है, और बहुत से पीएसयूज में है। तो मैं ये कहता हूं, जो सीईओज हैं, मैनेजमेंट टीम है वो भी वही है, मतलब वो अलग टीम नहीं है मैनेजमेंट की। वो थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं मतलब, लेकिन जब ये देख लेगा कोई आज, नीचे बैठा हुआ सीईओ देख लेगा, मैनेजर एमडी देख लेगा, वो जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं, और आप देखिए जो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी मैनेजमेंट टीम के सीनियर अफसर्स होते हैं, इनको भी जब ये समझ में आ जाता है कि ऊपर बैठा हुआ आदमी बहुत कड़क है और सख्त है, और अगर बदमाशी की, किसी काम में कोई लापरवाही बरती, कोई बर्बादी की या कोई भ्रष्टाचार किया, रगड़ के रख देगा, तो फिर काम सही हो जाता। भय बिन प्रीत होए नहीं देवा, लाख करो बैरी की सेवा, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में। तो मैं एक तो बात ये कहूंगा कि नरेंद्र भाई मोदी इज द बेस्ट अवेलेबल सीईओ इन द वर्ल्ड। इट्स ए गुड लक ऑफ द कंट्री दैट वी हैव गॉट सच ए ग्रेट मैन एज प्राइम मिनिस्टर, एज ए सीईओ ऑफ ऑल द पब्लिक सेक्टर। हिज मेन सीईओ वही है, मतलब उनकी नीतियां है। अब आगे चलते हैं, आप ही कहोगे साहब ये तो आप बड़ाई कर रहे हो। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वास्तविक स्थिति का दर्शन करा रहा हूं। वही कंपनियां हैं, वही प्रोडक्ट हैं। अब आते हैं, आज हम 5 कंपनियों में चर्चा करेंगे जो डिफेंस सेक्टर की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। अगर डिफेंस सेक्टर में कोई कंपनियां हैं दमदार, तो वो कंपनियां हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सबसे टॉप रैंकिंग कंपनी, जो लड़ाकू विमान बनाती है। पहले से भी MiG-20 और इस तरह के कई विमानों की ये रिपेयर्स का काम करते थे, और मिग नहीं, एक वो दूसरा है, उसका इंजन भी बनाते थे ये, और उसको असेंबल भी करते थे। लेकिन 1987 से तेजस विमान, लड़ाकू विमान के डेवलप करने का काम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा था, और उसको इरेक्ट करने का काम चल रहा था। लेकिन 13 और 15, 28 साल गुजर चुके थे। नरेंद्र मोदी सरकार आने से पहले 28 साल गुजर चुके थे। बस उसमें वो चलता ही रहा काम, मतलब तनख्वाहें मिलती रही और हाजिरी लगती रही, मतलब दफ्तर में काम हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन उस गति से नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आकर के, और हालत यह आ गई थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उसमें तनख्वाह नहीं रही देने के लिए लोगों। मैं भी घबरा गया था उस समय, यार ऐसा क्या हो गया, फ्लाइट ये बना रही है, कम से कम इतना बड़ा काम करने जा रही है कंपनी। लेकिन खैर एनी हाउ वो समय गुजर गया। मोदी जी ने पार्लियामेंट में भी भाषण दिया इसके ऊपर, और कुछ राजनीतिक दलों ने भी उनको भड़काने की कोशिश की थी, कर्मचारियों को भी स्ट्राइक पर चले जाओ, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन खैर वो पार नहीं पड़ी। अब सवाल ये है कि ये इस कंपनी के पास आज 1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स, और अभी मैं समझता हूँ 70,000 करोड़ के ऑर्डर्स इसको और मिलने वाले हैं। भारत सरकार के लेवल पर डिफेंस मंत्रालय में तैयारी चल रही है। ऑर्डर तैयार करना भी एक बहुत टीडियस जॉब होता है, उसमें समय लगता है, टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल होती हैं, और कैबिनेट कमेटी को जाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री से कैबिनेट कमेटी को जाता है, कैबिनेट कमेटी से पार्लियामेंट्री कमेटी को जाता है, प्राइम मिनिस्टर कमेटी को जाता है, फिर कैबिनेट को जाता है। और उसके अंदर जो लीगल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ भी रेफर करते हैं उसको, लीगल, चाहे देने वाले श्रीनाथ जी हैं, लेने वाले श्रीनाथ जी, अर्थात खरीदार कंपनी है, खरीदार सरकार है, और बेचने वाली सरकारी कंपनी। सब कुछ ठीक है, बट काम तो कायदे से होगा ना।
ताकि किसी भी प्रकार की लचर व्यवस्था नहीं रहे। इसलिए आप ये मानिए कि ये 1,70,000 करोड़ के ऑर्डर से जाएंगे, और जैसे ही तेजस 1 बना रहे हैं अभी, ये तेजस 2 को का जैसे ही रोल आउट करेंगे, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने की संभावना रहेगी, उसके 3-4 महीने पहले ही दूसरा ऑर्डर तेजस 2 का भी दे देंगे। और वो तेजस 2 है, वो अमेरिकन विमान F-16 है, उसके मुकाबले के इंग्रेडिएंट्स उसमें होंगे। मतलब उसका भी बढ़ते ही कम से कम 70-80 हजार करोड़ का ऑर्डर मिलेगा। तो 2.5 लाख 3 लाख करोड़ के ऑर्डर्स अगले 1 साल के अंदर अंदर हो जाए। इसलिए दोस्तों, और अब इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। आज की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? आज के फाइनेंशियल्स हैं, हाल का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,67,000 करोड़ रुपए। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 5 रुपीज। सेल 30,381 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 24 की बात कर रहा हूं, के परिणामों की बात कर रहा हूं। प्रॉफिट 7595 करोड़, 7,595 करोड़। अर्निंग पर शेयर 5 पेड अप शेयर पे 113 रुपये 57 पैसे। और पी रेशो है 48.4। बहुत रिजनेबल पी रेशो है यार। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, कंपनी का आकार प्रकार है, कंपनी का प्रोडक्ट है, मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर ऑफ द कंपनी है, मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट है, देयर इज नो कॉम्पिटिटर ऑफ दिस कंपनी इन द कंट्री, उसको देखते हुए है। और ग्रोथ कितनी आई ईयर इन ईयर? 30%। एंड 30% ग्रोथ इज एट दिस, मतलब इतने बड़ी साइज पर 30,000 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी के आकार प्रकार के हिसाब से 30% ग्रोथ बहुत अच्छी, और आगे चल के ज्यादा आएगी। जैसे इस साल ही ज्यादा जाएगी, वो तो चुनावी वर्ष था थोड़ा सा। अच्छा, अब आते हैं अपन, ये बात रही। और भविष्य में आप देखिए, सितारे ही सितारे हैं, स्टार्ट शेयर है ये। जैसे ताज होटल है उसी तरह ही है। मैं ज्यादा प्रशंसा नहीं करूंगा, कल को आप समझो साहब मेरा, और मेरे पास भी ये शेयर, मेरी ओपिनियन बायस भी हो सकती है। आई एम हैविंग दिस शेयर 2 years अर्लियर, और 1.5 साल पहले मैंने लिख दिया था moneycontrol.com के फॉरम पर कि वाई द प्राइस ऑफ दिस शेयर शुड रिमेन लेस देन मारुति कार। किसी भी आदमी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया था मुझे, केवल एक महानुभाव ने लिखा था कि भाव भाई आई एम विद यू, ये वर्ड थे उसके। और वो वक्त आ गया जब मारुति की प्राइस को क्रॉस करने जा रहा है। ये 5 पेड अप है, उस समय 10 पेड अप था, 10 पेड अप का वैल्यू मिलाओ आप उससे। हालांकि मारुति का भी 5 पेड अप शेयर है, लेकिन उस समय क्या था जब ये 10 पेड अप था। तो अब तो टाइम हैज कम, और ये 5 पेड अप भी मारुति को क्रॉस करेगा, मैं जहां तक समझता हूँ, मेरे ख्याल से। मैं कोई, हालांकि टारगेट देना गलत बात है, मेरा कोई टारगेट नहीं है, मेरे विचार है, मेरी फीलिंग है, मेरी आत्मा की पुकार है, दिल की पुकार है। इसलिए मुझे लगता है, मेरा कोई इंटरेस्ट वैसे कोई नहीं है, और मैं कोई शेयर बेचने वाला भी नहीं हूँ। ये नहीं कि साहब मैं यहाँ प्रचार करूँ और मैं कल जाकर के शेयर बेच दूँ, या मेरी वाइफ के खाते से बेच दूँ, मेरे लड़के के खाते से बेच दूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये शेयर मैं बेचने वाला नहीं। अब बेचना कभी 25-30 हजार रुपये हो जाए, कभी बेचना नहीं होगा तो नहीं बेचेंगे, ये है पड़ा है, देखेंगे जो भी। ऐसा फिलहाल कोई विचार नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहे, मेरा इंटरेस्ट हो सकता है, बायस भी हो सकती है ओपिनियन, लेकिन फिर भी मेरा ये जो एनालिसिस का टॉप रैंकिंग शेयर है, आज एनालिसिस कर रहा हूं, इसका एनालिसिस के लिहाज से टॉप रैंकिंग है ये। मझगांव डॉक एंड शिप यार्ड, ये जहाज बनाने वाली पहली कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया। इसका मार्केट कैप आज 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया था सुबह 10:15 साढ़े 10 के आसपास, सुबह क्रॉस कर गया था 1 लाख करोड़। अभी भी 99,415 है वीडियो बनाने के टाइम तक, और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है। वित्तीय वर्ष 24 के परिणामों पर नजर डाल लेते हैं। 9,467 करोड़ रुपए सेल है। प्रॉफिट 1,937 करोड़ रुपए है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 20%, मोर देन 20% है। EPS 96 रुपीज है, और
पी रेशो 51.3। 51.3 क्यों है? इसकी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 73% है। हाल का पी रेशो 30 था, उसकी ग्रोथ रेट 30%। इसका पी रेशो 51.3 है आज, और ये 10 पेड अप शेयर भी है। ये भी एक मेरिट होती है कि मतलब इसका मतलब अप्रिसिएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं इस तरह के शेयरों। 73.10% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इस शेयर। तो आप अंदाज लगा लीजिए, मेरे पास भी है शेयर। अब सवाल ये है कि क्या होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। बाकी इट्स नाउ डेज इट्स ए डार्लिंग ऑफ द मार्केट। इट्स ए डार्लिंग ऑफ द मार्केट। और 3 शिपिंग कंपनीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनमें सबसे लार्जेस्ट है, सबसे सस्ती है। उन 2 कंपनीज का डाटा मैं दूंगा आपको आगे चल के। आई विल प्रेजेंट द डाटा जो बोथ दिस कंपनी, वो रिमेनिंग 2 कंपनीज इन द शिपिंग सेक्टर। तो अब आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो ये मेरी बेस्ट एनालिसिस करके मैंने आपको बता दिया। अच्छा, 11 इसके पास में भी वर्क ऑर्डर काफ़ी हैं, यानी 37,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर हैं। और दूसरा कर्व, 35,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर्स इसको किसी भी मोमेंट पर मिल सकते हैं। वही बात है कि वर्क ऑर्डर चुनाव के कारण नहीं हो पाए, वरना मिल चुके होते। अब सरकार फंक्शन में आई है, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, 20 दिन, 35,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। तो ऐसी सूरत में इसका जो ऑर्डर बुक है वो 35 दूनी 70, 72,000 करोड़ की तो खरी होगी। और छोटे ऑर्डर मिलेंगे, वो तो एक विक्रांता जैसा लड़ाकू जहाज बनाने के लिए मिल रहा है। एक सिंगल बनाएंगे 35,000 करोड़, 5-6 साल में पूरा होगा, लेकिन उसका 5 साल में भी पूरा होगा तो माय डियर 7,000 करोड़ का तो सालाना टर्नओवर बढ़ेगा ना, अकेले उसी से। तो आप जब 9,400 करोड़ की सेल है अभी, तो आप असेस करिए ग्रोथ कितनी होगी उससे। मैं समझता हूँ ग्रोथ, इस कंपनी की ग्रोथ 50-60% से कम तो किसी सूरत में रहनी नहीं चाहिए। अंदाजा है मेरा, होगी नहीं होगी आज कैन नॉट से। बाजार में श्योरिटी नहीं होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर की वर्किंग के बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं है। कब हालात बदल जाए, कब गिर जाए, बढ़ जाए, कोई भी क्या हो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी की सरकार है। वही मोदी सरकार है जिसने इनका रिवाल्व किया। मिट्टी में पड़े थे तो इनको कोई पूछता ही नहीं था, कोई समझता ही नहीं था, क्या कुछ शेयर ही नहीं मानता था। अब नेक्स्ट चलते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बीएल का 316 रुपए का रेट है, 1 पेड अप शेयर है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,30,916 करोड़ रुपए है। सब लार्ज कैप है अभी तक, ये तीसरी कंपनी, ये भी तीसरी भी लार्ज कैप, सब लार्ज कैप। और माय डियर प्रॉफिट है इसका 3,985 करोड़। इसकी ईपीएस है 5.45 रुपए। इसका पी रेशो 58 है। इसके भी एक तो पुरानी जमी कंपनी है, पी रेशो इसलिए ज्यादा है कि इसके पास भी 4 साल का ऑर्डर्स इन हैंड है, मतलब और मिल रहे हैं, और मिलेंगे। वो चुनाव के कारण देरी होगी, चल रहा है ऑर्डर्स का काम, मिलेगा इस साल। बड़े बड़े लार्ज ऑर्डर्स मिलेंगे, उसका ऐसी संभावना है। जो खबर आ रही है उस हिसाब से बताता हूं, मैं तो कोई भारत सरकार में बैठा नहीं। और इसकी ग्रोथ रेट 33.45। इतनी पुरानी कंपनी है, इतना बड़ा सेल है, इतनी बड़ी काम है, इतना बढ़ चुका, लेकिन फिर भी 33.45% ग्रोथ होना रिमार्केबल है। और अभी एग्रीमेंट हुआ है हाल के अंदर, इसमें 234 आइटम है। उन 234 आइटम का हाल के लिए जो एयरक्राफ्ट लगते हैं उनका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करेगा। दूसरी बात, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एक कंपनी और है, हाल है या कोई और कंपनी, उसके साथ मिलकर के ड्रोन बनाएंगे। शायद प्राइवेट कंपनी है वो, भूल गया मैं थोड़ा, लेकिन वो श्योर है, खबर आ चुकी है, उसके साथ मिलकर के ड्रोन बनाएंगे। और सरकारी कंपनी, बड़ी कंपनियां जो बनाएंगी ड्रोन, तो नेचुरली वो तो अपने आप में एक एग्जाम्पल होगा, मतलब उससे कम्पिटिट कोई नहीं कर पाएगा, वो क्वालिटी कोई तैयार नहीं कर पाएगा। अंडर दिस सर्कमस्टेंस इट इज ए नाइस बेट। ये शेयर भी मेरे पास है भाई, मेरी ओपिनियन बाइस हो सकती है ना, मैं खरीदने की सिफारिश करता हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय कीजिए। कोचिन शिपयार्ड, ये शेयर 5 पेड अप,
ये शिपिंग की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी मैनेजमेंट है, प्रमोटर है। इसका मार्केट कैप 69,040 करोड़ रुपए है। इसकी सेल 3645 करोड़ रुपए, 3645 करोड़। और प्रॉफिट है 2024 की बात बता रहा हूं, सारी ये जो बताई है 813 करोड़ का प्रॉफिट है। और 30.91 में इसकी ईपीएस है, 30.91 पी रेशो 84.9 है और फेस वैल्यू 5 रुपए शेयर। ये शेयर महंगा है। इसकी ग्रोथ हालांकि 143% आई है, लेकिन 143% की ग्रोथ हर साल नहीं आ सकती, तो वो किसी कारण से आ गई। एक साल कोई बड़ा सा आइटम तैयार किया होगा, बड़ा जहाज तैयार किया होगा, वो डिलीवर कर दिया होगा, इस वजह से एक साल आ गई, बाकी अच्छा। और मैं आपको इसीलिए कह रहा था कि मजगांव इज द लार्जेस्ट एंड बेस्ट एंड चीपेस्ट कंपनी। अब तीसरी शिपिंग कंपनी है गार्डन रीच, ये भी तीसरी जहाजी कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसका मार्केट कैप है 29,42 करोड़ और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है। इसकी सेल जो है मार्केट प्राइस 2535 रुपए और 3593 करोड़ की सेल है इसकी, करीब करीब कोचिन शिपयार्ड के बराबर है। और प्रॉफिट है इसका 357 करोड़। इसकी प्रॉफिट मार्जिन कम है प्रॉफिट मार्जिन। उसके बावजूद भी इसका पी रेशो 81.2% है, 81.2%। और इसमें ग्रोथ आई है 56.57, लेस देन मजगांव 73% से ग्रोथ थी, इसमें 56% है। उसके बावजूद भी इसका पी रेशो 81 है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज, खास तौर से मैंने वीडियो आज बनाया इसीलिए कि इन तीनों शिपिंग कंपनीज में द सबसे लार्जेस्ट, सबसे बेस्ट, सबसे हाइयर ग्रोथ, सबसे ज़्यादा वर्क ऑर्डर किसमें है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, वो मजगांव के अंदर है। तो इन पांचों कंपनियों का विश्लेषण दोस्तों पूरा होता है। अब मैं एक बात बता दूं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कुल मिलाकर के सजग रहिए, मतलब, और स्टडी करिए, सीखिए कुछ। मतलब पराधीन सपने हो नहीं सुख नहीं। आप पराधीन मत रहिए, मैं आपको पराधीन नहीं देखना चाहता, मैं आपको स्वतंत्र देखना चाहता हूँ, सेल्फ डिपेंड देखना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने लिखा है पराधीन सपने और सुख नहीं। तो जो आदमी अधीन है किसी के, पराधीन है, वो सुख नहीं पा सकता, क्योंकि वो तो बेचारा झाड़ खाता रहेगा। वो पूछेगा उससे, और बता दिया तेरे को, क्या करता है ये, बार बार पूछता है, तेरी खोपड़ी में बैठती नहीं क्या, उसको झाड़ेगा बेचारे को। मैं आपसे बता रहा हूं, है कि नहीं। तो आप सीखिए, समझिए, पढ़िए। मेरा उद्देश्य है, ये सारा वीडियो एजुकेटिव पॉइंट से, अब तक मैंने 86 वीडियो बनाए हैं, वो सारे के सारे एजुकेटिव पॉइंट से हैं। मेरा कोई मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं, पैसे टके से कोई संबंध नहीं है, और मैं किसी ब्रोकर का आदमी नहीं हूँ, कोई पीएमएस का आदमी नहीं हूँ, कोई पीएमएस नहीं चलाता हूँ, कुछ नहीं चलाता हूँ। मैं केवल मात्र आप लोगों को एजुकेट करने आया हूँ। अब आप ये कहोगे ये क्या पागलपन सवाल है, ना पैसे लेता है, ना कोई लेना है, ना देना है। मैं शेयर बाजार का इन्वेस्टर, मैं, आप समझिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर हूँ, एक क्वालिफाइड, बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करता हूँ। इस लिहाज से मैं आया हूँ। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।